वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरू ने अपने गुस्से और रिदांत की बात न मानने के चलते वे सारा बेस्वाद खाना खा तो लिया था, लेकिन अब उसे वो अपनी टीम के वजह से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जैसे तैसे कॉलेज का पूरा दिन कट गया और आरू नैना के साथ अपने घर आ पहुंचे। घर पर मेन गेट पर एक गार्ड के सिवा और कोई भी नहीं था। रिदांत के गार्ड भी आरू के घर के चारों ओर खड़े होकर पहरा देने लगे। कुछ देर बाद नैना जाने लगी तो एक गार्ड उसकी सुरक्षा के चलते उसे उसके घर छोड़ने चला गया। घर चारों आरू अंदर पूरे घर में अकेली थी। रात हो चुकी थी। उसे अकेला छोड़ थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वे कभी ऐसे अकेले नहीं रही थी। और दूसरी उसे ओवर ईटिंग की वजह से घबराहट से महसूस होती। आरू अपना पेट पकड़कर बड़बड़ाते हुए, आरू क्या चल रही थी तुझे सोच मासूर के गुस्से को खुद के खाने में उतारने की। हे भगवान, क्या करूं मैं, अब इतना अजीब सा हो रहा है सारा मन और पेट। आके तूने ठूसा ही क्यों जबरदस्ती वो बेसवाद खाना। आरू की बच्ची कुछ देर बाद में जब आरू को सुकून नहीं मिला तो वो किचन में चली आई और उसने अपने लिए नींबू पानी बनाया और उसे पीने के बाद आखिर में उसे कुछ सुकून मिला था। आरू को अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पसर रही, क्योंकि सफाई वाली बाई यहाँ हर दूसरे दिन सफाई कर जाती थी, इसलिए घर एकदम साफ ही था और आरू को कोई फिजूल काम में मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। आरू थकी हुई थी, इसलिए कुछ देर में उसे नींद आ गई। आधी रात को आरू को कमरे में अपने पास कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने अपनी अलसाई आंखों को खोला तो सामने रितांश को बैठा पाया। आरू नींद भरी आवाज में लौट गया, हे ईश्वर, आप तो थोड़ा रहम करो कम से कम। मेरे सपने में तो इस बार मासूर को मत सवार कीजिए। रितांश की ओर देखकर, और अब आपको चैन नहीं है कि इंसान को एटलीस्ट उसके सपनों में तो वो हंसते। इतना कहकर आरू अपने चेहरे पर तकिया ढक लेती है। लेकिन कुछ पल बाद रितांश को कहने के लिए वापस से अपना चेहरा खोलती है, लेकिन अब सामने रितांश का नामो निशान भी ना पाकर वे वापस अपनी आंखें मूंद लेती है और कुछ ही देर में वापस से उसकी नींद लग जाती है। कुछ देर बाद आरू प्रीता का करवट बदलते हुए नींद में ही अपने साइड में रखे तकिए से लिपट जाती है, लेकिन कुछ पल में ही वो अपनी आंखें और शौक से तब झट से खोल देती है जब उसे अपनी सासू के ठीक ही अपने बाजू में रितांश के महंगे और खास परफ्यूम की महक छूकर गुजरती है और आरू झट से बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और ये देखकर वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है कि भी कुछ पल जिसे वो असल में अपना तकिया समझ कर लिपटी थी, हकीकत में वो रितांश ही था और क्या ना उसके सीने पर ही सर रखकर उसे अपना तकिया समझकर लिपटी हुई थी। आहाना शौक होकर नाराजगी के मिले जुले भाव से रिदान से, आप यहाँ क्या कर रहे? दास अपने खूबसूरत गुजारों को देखते हुए लापरवाही कैसे ऐसा फिजूल सवाल है। मैं इस वक्त सो ही रहा हूँ यहाँ पर। आरू नाराजगी से ज्यादा बनी मत। अभी के भी मेरे बिस्तर से, मेरे रूम से, इनफैक्ट मेरे घर से ही बाहर जाइए आप। रिदांश एक पल को आरू को देखता है, फिर अगले पल उसे झटके से वापस अपने करीब खींच लेता है। रिदांश दिलकश लहजे में आरू की आंखों में देखते हुए, लड़ने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना वाइफी, क्यों ना अपने आज में कुछ खूबसूरत यादों को जीला जाए। आरू पहली बार रिदांश के सर देख और उसके ऐसे अल्फाज सुनकर ऐसे हैरान और शौक थी जैसे उसने खुली आंखों से साक्षात कोई भूख देख लिया हो। और पहली बार रिदांश के ऐसे देखकर और उसके ऐसे अल्फाज सुनकर ऐसे हैरान और शौक थी जैसे उसने खुली आंखों से भूत देख लिया हो। और वह बस कुछ देर तक सब कुछ भूलकर पलक उसे यूं ही देखती रहती है, लेकिन कुछ पल बाद रिदांश की बात सुनकर उसकी भौहें थम जाती है। रिदांश दिलकश मुस्कान के साथ घर चला। प्रोमिस, तुम जितना भी चाहो अपने हैंडसम हस्बैंड को यूं ही पलक घूर सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, इवन मैं भी नहीं। आरू गहरी सांस लेकर रिदांश के हाथ को झटकते हुए उससे दूर, हम जरूर बट इन योर ड्रीम्स। अब आप घर जाए मेरे घर से। रिदांश बेफिक्री से बिस्तर पर पसरते होगा, ये तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारा बेडरूम और तुम्हारा घर। आरू की आंखों में देखते हुए, लेकिन एक अमानत है जो मेरी है उसे कैसे भूल गई, तुम खुद को कैसे भूल गई वाइफी। आना, अब आप मेरे घर से जाएंगे या नहीं? रिदांश अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखकर अपनी आंखें मूंदते चैलेंजिंग भाव से, ऑफ कोर्स नॉट वाइफी। आरू रिदांश के ये तेवर देखकर एक पल को हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और कुछ पल बाद अचानक से उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। और जब कुछ पल बाद रिदांश को आरू की कोई प्रतिक्रिया सुनाई नहीं महसूस देती तो अपनी आंखें खोलता है और आरू इस पल अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर दौड़ते हुए बाथरूम की ओर बढ़ जाती है और उसी हड़बड़ी में जाकर रिदांश भी फुर्ती से बिस्तर से उठकर उसके पीछे बाथरूम की ओर बढ़ जाता है, जहाँ आरा बिना रुके लगातार उल्टे किए जा रही थी। उसे देखकर रिदांश जल्दी से उसकी ओर बढ़ जाता है और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगता है। हाना तब तक लगातार उल्टियाँ करती रही जब तक उसके पेट के मौजूद अंदर पानी बाहर नहीं आ गया। उसका पेट बिल्कुल खाली नहीं हो गया था। अब हाना का सारा खाया पिया बाहर आ गया। तब उसने उल्टे को कुछ राहत महसूस हुई। आरू की उल्टा रुकने के बाद रिदांश ने उसका मुंह साफ
पढ़ने में उसकी हेल्प करवाई और वे भी बिना नामों को सगोड़े फ्रेश होने के बाद आरू के साथ ही रिदांस के साथ बाथरूम से बाहर आई। इतनी उल्टा लगातार होने की वजह से आरू का सिर चकरा रहा था और वे अपना सिर पकड़ वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है। रिदांस उसे छोड़कर बाहर की ओर चला जाता है और नीचे किचन की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद रिदांस हाथ में एक गिलास और लिए वापस आता है और आरू की ओर बढ़ा देता है। रिदांस आरू की ओर गिलास बढ़ाते हुए पी लो इसे बेटर फील होगा। आरू टेढ़ी नजरों से गिलास देखते हुए और क्यों क्यों हमेशा आखिर क्या आई सी ये रिदांस आरू के साइड में बैठते हुए अब जाहिर जहर तो डाला नहीं होगा, मैंने इसमें बेटर फील होगा इसलिए कहा तुम्हें पीने के लिए। आरू तो फिर जहर डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। दांत डाल तो देता वाइफी, लेकिन कुछ और साल अभी ऊपर वाले को सुकून से जीने देते हैं क्यों। आरू चिढ़कर आप सच में राक्षस है। रिदांस अपने वॉइस का अगर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट वाइफी। गिलास आरू की ओर बढ़ाते हो आरू मुंह दूर की तरफ घुमाकर थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे उसे पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। रिदांस विस वाइफ रिदांस गिलास एक सिप लेते हुए हम इट्स सो एनर्जेटिक इंटेस्टिंग। खैर किसी की किस्मत कहाँ इतनी अच्छी कि रिदांस अग्निहोत्री के हाथ से बना नींबू पानी पी सके। बेड लक गिलास सही टेबल पर रखते हुए एनीवे मैं बाद में खुद ही पी लूंगा। इतना कि रिदांस वॉशरूम की ओर पड़ गया। उसके जाने के बाद आरू ने एक नजर टेबल पर रखे नींबू पानी के गिलास की ओर देखा और अपनी नजर घुमा ली, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर वो गिलास टेबल से उठा लिया और उसमें से एक सिप ली तो बाकी रिदांस के हाथ से बना सिंपल सा नींबू पानी भी बहुत ही टेस्टी और एनर्जेटिक लगा। और अगले ही पल उसने एक सांस फेंका, गिलास का सारा पानी नींबू खत्म कर दिया और जैसे उसने गिलास रखा तो सामने वाली बाजू को सीने पर फोल्ड के रिदांस को पाया जो उसे ही वीटी स्माइल के साथ देख रहा था और उसकी स्माइल का मतलब समझते हुए आरू अपनी नजर दूसरी ओर फेर कर देखने लगती है। रिदांस तक भरे लहजे में किसी ने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं इसे पीने में। सब अचानक कैसे हालात और जज्बात बदल गए। आरू झेपते वो मेरी मजबूरी बस इसलिए पी ला। रिदांस अपने भय चुकाते हुए मजबूरी आरू और नहीं तो क्या, और वैसे भी ये सब जो कुछ हुआ मेरी तबीयत खराब हुई थी आपकी वजह से हुई। रिदांस भर लहजे में हम इस धरती पर जो भी होता है वह सब बस मेरी मर्जी से ही तो होता है और मैंने यही तो तुम्हारे छोटे से दिमाग में घुसकर तुम्हें कहा था कि जाकर अनहाइजेनिक खाना खाओ और फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाओ और उतार से। और नहीं तो क्या, अगर आप मेरे सर पर उन दानों जैसे मुस्टंडों को सवार नहीं करते और ना ही अपने उन फजूल से सैफ को कॉलेज भेजते तो मैं कभी भी खाना नहीं खाती और मेरी हालत कभी नहीं होती। रिदांस और ये हालत भी तुम्हारी अपनी जीत का नतीजा है। आरू जीत नहीं आत्मसम्मान कहते हैं मिस्टर अग्निहोत्री। रिदांस एंड यू थिंक कि अगर मुझे इस बात का ख्याल नहीं हो रहा तो इस वक्त तुम यहाँ होती। एक कदम आगे फिर बढ़कर नेवर दुनिया जहाँ की गंभीरता के साथ एंड वन मोर थिंग ये दुनिया तुम या इन इमरान भगानी या कोई भी ताकत अब मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकते कि दिस थिंग इन योर माइंड। वाइफ रिदांस की आंखों में इतनी गंभीरता देखा और बस खामोशी से तब खड़ी उसे देखती रही थी और इतना कहकर कुछ पल बाद ही रिदांस अपना कोट और फोन लेकर वहां से चला जाता है और आरू जैसे होश में आती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर वापस बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और एक बार फिर रिदांस की बातों के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन सुबह आरू सोकर उठती है और कॉलेज के लिए तैयार होने के बाद नीचे अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ती है, लेकिन टेबल पर पहले से ही नाश्ता तैयार देख थोड़े हैरान हो जाती है। तभी एक मेड हाथ में टिफिन ले किचन से बाहर आती है। आरू सुमन जिसमें तुम कौन हो? मेड मैं आपकी नई मेड हूँ। आरू मेड जी मुझे रिदांस सर के ऑर्डर पर यहाँ भेजा गया हूँ। आरू हड़बड़ाते हुए इंसान आखिर चाहता क्या है? मेड टिफिन की ओर आरू की ओर बढ़ाते हुए लीजिए मैम, सर ने कहा क्या से आप कॉलेज घर से खाना लेकर जाएगी? आज मैंने चाय नहीं बनाया है, कल से आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसी हिसाब से आपका लंच तैयार कर दूंगी। आरू थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने काम कर सकती हूँ, इसलिए आपको कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है मैम। लेकिन आरू बीच में ही बात काटते हुए रुके, आप एक मिनट। आरू अंदर जाकर अपना वॉलेट लेकर अंदर आती है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर मेड की ओर बढ़ा देती है। ये लीजिए आपके आज के पैसे और कल से आप यहाँ मत आइएगा। सब मैडम सॉरी मैम, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि सर ने मुझे खासी नसीहत के साथ यहाँ भेजा है कि जब तक वे खुद ना कहे मैं यहाँ से कहीं भी ना जाऊँ। उनके खिलाफ जाना मतलब सीधे ऊपर अपनी साबित बुलाना है। आना मेड की बात सुनकर बिना आगे कुछ बिना नाश्ता के फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर आरू नैना को अपने साथ हुआ सारा वाकया बता रहे थे कि तभी रिदांस का बॉडीगार्ड आरू को एक नया फोन देते हुए उसे रिदांस की कॉल अटेंड करने के लिए कहता है, लेकिन आरू फोन लेने या कॉल अटेंड करने के लिए साफ मना करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ जाती है।
मतलब 3 से 4 दिन हो चुके थे और दास और के लोगों ने हर पल उसके सर पर सवार रहकर अपने उसको फुल ऑन फर्स्ट एड किया हुआ था। आज वैलेंटाइन डे था और अरुण ने नैना के साथ बाहर जाने का प्लान किया था और दोपहर को जैसे ही वे घर से बाहर जाने के लिए होते कि रिदांस के बॉडीगार्ड उनकी सुरक्षा के चलते उन्हें जाने से रोक देते और अरुण के लाख गुस्सा करने के बाद भी उसे जाने की इजाजत नहीं देते। थक हार कर वे और नैना वापस घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आरू को भी कहाँ सुकून मिलने वाला था, इसलिए उसने नैना से पीछे के रास्ते से बाहर जाने के लिए कहा। लेकिन ये गार्ड भी किसी मामूली इंसान के गार्ड नहीं थे, द ग्रेट रिदांस अग्निहोत्री के गार्ड से थे। इसलिए उसके ही तरह इनके भी दिमाग और आंखों के ढक्कन 24/7 खुले रहते थे। और जैसे ही नैना और आरू के बाहर जाने के लिए पीछे का दरवाजा खोला और तो पहले से ही 2 गार्ड को वहां खड़ा पाया तो उनकी ओर ही देख रहे थे और ये देखकर आरू और भी ज्यादा चिढ़ गई। नैना चिढ़कर दरवाजा बंद करते हुए चल आरू अंदर चलकर टीवी पर ही वैलेंटाइन डे की न्यूज देखकर अपना मन बहला लेते हैं, क्योंकि वो भस्मासुर तो आज बाहर जाने नहीं देगा हमें। आरू इरिटेट होकर बस अब बहुत हुआ, अब बोल नहीं, मैं सीधे तौर पर जाकर उस भस्मासुर से बात करती हूँ कि वह में चाहते क्या है नैना। लेकिन आरू नैना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि आरू दरवाजा खोलकर बाहर खड़े ड्राइवर से रिदांस के ऑफिस चलने के लिए कहती है और बिना कुछ कहे उस रिदांस के ऑफिस ले जाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। आरू गाड़ी में बैठती कुछ देर में गाड़ी रिदांस के ऑफिस पहुंच जाती है। आरू को पार्किंग एरिया में देख रिदांस का मैनेजर जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है और उसे एक वीआईपी प्राइवेट लिफ्ट में ले जाता है, जो कि सिर्फ रिदांस से उसके खास लोग इस्तेमाल करते थे और जो सीधा रिदांस के केबिन वाले फ्लोर पर ही खुलता था। वैसे तो रिदांस का पूरा ऑफिस ही किसी खूबसूरत लग्जरी 7 स्टार होटल से कम नहीं था, जहाँ की हर की चीज लग्जरियस और वेल सेटअप होने का दावा करती थी। लेकिन रिदांस के केबिन से लेकर उसका पूरा फ्लोर पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा खास और लग्जरी था। यहाँ लग्जरी था जहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज एडवांस दर्ज की लग्जरी और कीमती थी और यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। कुल मिलाकर खूबसूरती से लेकर सिक्योरिटी तक हर एक चीज देखते ही बनती थी। रिदांस का मैनेजर आरू को रिदांस के फ्लोर पर छोड़कर लिफ्ट से ही वापस हो जाता है और आरू रिदांस के केबिन की ओर बढ़ जाती है और उसे केबिन के बाहर पहुंचकर अचानक अपना पहली दफा यहाँ आना याद आ जाता है। कुछ पल बाद एक ही सांस लेकर अपने कदम आगे बढ़ाती है और एक बार फिर सब याद करते हुए आरू के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के भाव उभर आते हैं और वे एक झटके से रिदांस का केबिन खोलकर अंदर जाती है। जब आरू केबिन में दाखिल हुई तो रिदांस किसी राजा की तरह अपनी कुर्सी पर पूरे टेंशन के साथ बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा था कि तब यहाँ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से रिदांस के केबिन में एंटर होती है। आरू नाराजगी से क्या है ये, रिदांस बेफिक्र लहजे में केबिन। आरू नाराजगी के साथ आप समझते क्या हो खुद को, रिदांस दिलकश मुस्कुराहट के साथ ऑफ कोर्स योर लविंग हस्बैंड वाइफ। जैसे यहाँ ने पहली बार रिदांस के दिलकश मुस्कुराहट को देखा, बजाय आज तक कि उसके भी मुस्कुराहट के जो किसी के भी दिल को आसानी से कत्ल कर जाए और उस पर खुद को उसके हस्बैंड का नाम भरी एक अलग सा एहसास से आने की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े कर गया था और हमेशा की तरह उसके दिल और उसके दिमाग जज्बात ने उससे बगावत करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे करके आना ने खुद के जज्बातों पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन रिदांस अग्निहोत्री था। लोगों के चेहरे और खास करके आना का चेहरा तो उसके लिए जैसे खुली किताब की तरह था और जैसे उसने खुद की वजह से आने के नर्वस होती इमोशंस को उस पर हावी बहुत पड़ा देखा तो उसके होठों पर और भी ज्यादा सेक्सी और बॉयज मुस्कान तैर गई और अपनी जगह से खड़ा होकर ठीक आना के सामने अपने दोनों हाथ अपने पेट की पॉकेट में दिए हुए खड़ा हुआ और आना पर अपनी करीबी का इफेक्ट देकर उसके होठों की मुस्कान और भी ज्यादा दिलकश और विक्ट्री हो गई। लेकिन जैसे ही आना के चेहरे में रिदांस का पर्दा और उसका ऐसे विश्वास याद आया तो उसने खुद को पल भर में ही सामान्य कर लिया। रिदांस अपनी बरकरार मुस्कुराहट के साथ क्यों बेकार में और बेवजह वो कोशिश कर रही हो वाइफी, जबकि तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे दिल दिमाग पर मेरा खुमार इसका चढ़ चुका है जिसका अब सिवाय मेरे दूसरे और कोई इलाज नहीं। तुम तो सोची छोड़ दो भी दो वाइफी और मान लो मेरी बात। आना रिदांस की आंखों में देखते हुए यू नो व्हाट, ऐसा जरूर हो सकता है बट इन योर ड्रीम्स। रिदांस निहाती दिलकश मुस्कान के साथ उफ मेरी जिद्दी मासूम वाइफी, पर कोई बात नहीं, तुम अपनी जिद में ये शौक भी पूरा करके देख लो कॉन्फिडेंस भरी स्माइल के साथ। बट यू फाइंड बट फॉर श्योर एट डी एंड जीत मेरी होनी है स्वीटहार्ट। आना प्लीज अपनी खाली दुनिया से बाहर आए और आप ऐसे भी मैं यहाँ आपकी बातें एडवाइस सुनने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि 24 साथ जो आपने मेरे सिर पर ये फजूल लोग सवार किए इन्हें कहिए दूर रहे मुझसे, वरना रिदांस अपने आई पर उठा रहे हो है ना। आहना थोड़ा निर्वस होते हुए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। रिदांस आहना की तरफ देखते कदम बढ़ाते हुए और रिलीफ फिर तो मुझे बेहतर तरीके डेफिनेटली देखने और जानने में। रिदांस आहना की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और उसके अपने और ज्यादा करीब करके देख आहना खुद ब खुद अपने कदम पीछे लेने लगती है। लेकिन ये देखकर भी रिदांस इंटेंसली लगातार एक टक आहना की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम तब तक बढ़ाता रहा जब तक कि आहना के पीछे का सारा
स्पेस खत्म नहीं होगा और वो अपने पीछे विंडो से नजर लगी और ये देखती रिदास ने आना के किसी रिएक्शन से पहले ही एक्शन लेते हुए उसे विंडो और अपनी मस्कुलर बॉडी के बीच कैद कर लिया और अपने दोनों हाथों को उसके आजू बाजू घेरा बनाते हुए उसे अपने और विंडो के बीच कैद कर लिया। रिदास इस वक्त आना के इतने करीब था कि उसके सांसें और हार्ड एक्सपेंसिव परफ्यूम आना को अपने चेहरे और सांसों में महसूस हो रहा था। रिदास सेक्सी लहजे में लगभग फुसफुसाते हुए हैप्पी वैलेंटाइन वाई भी इतना कि अगर जैसे रिदास आना के चेहरे की तरफ झुकने लगा और जैसे ही रिदास के अगले स्टेप को समझती है तो उसने जल्दी से रिदास की छाती पर अपने हाथ टिकाया और बड़ी ही फुर्ती से झुककर उसकी दोनों बाजुओं के पीछे निकलकर उसकी कैद से बाहर हो गई। आहना ने भले ही बड़ी फुर्ती दिखाई लेकिन रिदास उससे भी कहीं तेज और चौकन्ना था और जैसे ही आहना इसके बाजू की कैद से निकली तो ही रिदास ने मुड़कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। आहना रिदास के इस अचानक स्टेप के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि इसलिए एक झटके में ही उसकी पीठ रिदास के कठोर सीने से जा लगी और पलक झपकते ही रिदास अपनी बाजू के घेरे में आना को घेर कर पूरी तरह मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उसने अपने चेहरे को आना के बालों में छुपा लिया था और उसके सासू की गर्माहट आना अपने गर्दन और पीठ पर भली बातें महसूस कर रही थी। वो रिदास को बहुत कुछ कहना चाहती थी, इस एक्शन के लिए उस पर गुस्सा करना चाहती थी और रिदास से खुद को दूर भी करना चाहती थी, लेकिन उसके अत्यधिक करीबी से कुछ लम्हों तक एक बार फिर आना का डब्बा पूरी तरह गुल हो चुका था और लाख कोशिश के बाद आखिर में उसने कुछ पल बाद अपनी पूरी ताकत से रिदास से खुद को छोड़ने के लिए कहा, जो कि असल में उसका मिमियाना भरी था। आना अपनी आंखें बंद के हिले हुए मिस्टर अग्निहोत्री रिदास धीमी मगर सेक्सी वॉइस के साथ नफरत में चाहे जितनी भी शिद्दत क्यों ना हो पहुंच में लेकर, लेकिन अब यकीनन मोहब्बत में क़यामत होना लाज़मी है। एक पल रुक कर वाई फिर रिदास की बात सुनकर आहना जल्दी से एकदम हैरानी से अपनी आंखें खोलती है और अपना सिर उठाकर रिदास की तरफ देखती है, जो कि पहले से उसकी तरफ से देख रहा था और इस पल हैरान से आहना को देखते हुए रिदास के होठों पर एक बहुत ही दिलकश और शरारत भरी मुस्कान तैर रही थी और इस पल वे अपने पकड़ आहना पर ढीले छोड़ देता है। कुछ पल तक आहना हैरानी और असमंजस से रिदास को देखती रहती है और जैसे ही अपने खालों के भंवर से निकालकर वर्तमान में आती है और जैसे ही अभी की सारी सिचुएशन और रिदास की करीबी उसके दिमाग में क्लिक होती है और वे अगले ही पल हड़बड़ाहट में रिदास को खुद से दूर धकेल देती है। आरू डोंट टच मी, दूर रहे आप मुझसे, वरना आरू का रिदास को यूं दूर करना देखकर रिदास के चेहरे पर गंभीरता भरे भाव उभर आती है और वे आरू की बात सुनकर उसे अपने ओर खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए आरू की आंखों में देखते हुए गंभीरता से आगे कहता है, रिदास वरना क्या। आरू रिदास की गंभीरता देखकर हगलाते हुए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आप बहुत पछताओगे अपने किए के लिए। रिदास अपनी भौं चुकाते हुए, चैलेंज दे रहे हो मुझे। आरू रिदास की गरीबी से बढ़ती घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हो। ऑफ कोर्स मैं आपसे डरती नहीं हूँ। रिदास एटीट्यूड भरी दिलकश मुस्कान के साथ आरू के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली से हटाते हुए देन लेट्स मी वाइफी बिल्कुल धीमे से मुस्कुराते हुए आई लव चैलेंज से ताकि रिदास आरू को अपने और करीब खींचकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके अधरों पर अपने अधर रख देता है और ये देखकर कुछ पल तक आरू की आंखें हैरानी और शौक से फट जाती है। कुछ पल बाद आरू जब अपने शौक से बाहर आती है तो रिदास को दोबारा से धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रिदास बिना किस ब्रेक के वृत्ति से उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से उसकी कमर के पीछे उसके दोनों हाथों को पकड़ कर जकड़ लेता है और औरों के लिए रिदास के हाथ किसी मजबूत लोहे से कम नहीं थे, जिनकी पकड़ से छूटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बना मुमकिन था। एक पल बाद रिदास अपनी आंखें बंद करते हुए इस पल की अनुभूति को महसूस करने लगता है, लेकिन जब कुछ पल तक भी आरू रिदास की पकड़ से लगातार खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी तो आखिर में रिदास ने अपनी आंखें खोली और सीधा आरू की आंखों में गहराई में झांकते हुए उसे पर अपनी निगाहें जमा ली और रिदास की आंखों में देखते ही जैसे आरू हमेशा की तरह अपने आसपास की सारी दुनिया को भूलकर बस उसकी आंखों की गहराई में ही डूब गई और कुछ पल तक वो रिदास से खुद को दूर करने की जद्दोजहद कर रही थी। अब वे एकदम शांत लहर से रिदास की बाहों में खड़ी थी और बस एक टक उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी, जिसमें आज पहली बार उसे किसी खालीपन या ठंडेपन की जगह कहीं बुले चले या कई जज्बात नजर आ रही थी, जिन्हें आज रिदास ने न जाने अपने ब्लैक एक्सप्रेशन से छुपाने की कोशिश की थी और न ही ढकने की, और जिन्हें आरू की निगाहें और दिल लगातार पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और इसी समय उसे पता ही नहीं चला कि आखिर में वह कभी इतना खो गई कि रिदास के साथ ही वे भी इस वक्त अपने मिले जुले भाव उसे उस किस्क में पूरी तरह खोते हुए वापस किस करने पर लगी। ऐसा नहीं था कि आरू ये सब अपने होश में रहकर यह जानबूझकर करती थी, पर रिदास के सामने आते ही पता नहीं उसे क्या होता था कि उसका दिल और दिमाग उसे पूरी तरह कंट्रोल ही खत्म हो जाता था। और ऐसा ही उसके साथ इस पल में भी हुआ था और बस पूरी तरह इस पल में होकर रह गई।
और कुछ पल बाद रिदास अपने माथे को आरू के माथे से टिका लेता है। रिदास कुछ पल बाद विक्टर स्माइल के साथ कुछ पल पहले क्या कहा था तुमने, डोंट टच मी, वरना क्या एक पल रुको, चलो वरना मैं ही बता देता हूँ। वरना यह है कि विक्टर स्माइल के साथ धीरे से आरू के कान के पास जाकर, रिजल्ट तुम्हारे सामने है वाई के। आरू अपनी आंखें खोलकर एक पल को रिदास के देखने के बाद अपने चेहरे से रिदास के हाथ हटाते हुए पछतावे भरे भाव से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी नजर रिदास से हटाते हुए वो बस रिदास अपनी वॉइस को वो तो बस क्या कि, और रिदास वापस से रिदास अपनी नजर जमाते हुए शब्दों को खोजने की कोशिश करते, वो तो बस आप हमेशा मेरे साथ रिदास बीच में ही बात करते हो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ आरू की ओर झुकते हुए, क्या मैंने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ कि तुम मुझे वापस किस करो, नहीं ना स्वीट हार्ट। इनफैक्ट ये तुम्हारे दिल और तुम्हारी खुद की चॉइस थी जिसे तुम अपने गुस्से को में एग्री नहीं करना चाहते। दिलकश मुस्कान के साथ, बट यू नो स्वीट हार्ट, एक्शन स्पीकर मोड लाउडर देन वर्ड्स। रिदास की बात सुनकर अब आरू को खुद भी झेप और चिढ़ महसूस हो रही थी कि आखिर वे कैसे रिदास के सामने आने से इतनी आसानी से कमजोर पड़ सकती थी। और इसे बात से चिढ़कर उसने एक बार फिर रिदास को खुद से दूर धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया उठाया, लेकिन रिदास ने बीच में उसका हाथ थाम लिया और उसके कड़ाई उसे पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया। कुछ देर पहले रिदास के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, अब उसके चेहरे पर गंभीरता भरी सकती थी, जिसे देखकर आरू की सारी हिम्मत हवा में छू हो गई। रिदास बोले एक्सप्रेशन से, ये तो दूसरा और आखिरी बार है जब तुमने मुझे यूं खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन आइंदा से अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की ये दोबारा कोशिश की तो यू विल रिग्रेट पाएगी। और खासकर किसी तीसरे इंसान के सामने इस बात को भूलकर भी मत दोहराना। फुल ऑन सीरियसनेस और हक के साथ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि तुम्हें मुझसे मौत के बाद सिवा कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी फिजूल ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती तो तुम तो क्या, तुम्हारा साया भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। बाय हुक और बाय हुक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनकर रहना है। दिस इज फाइनल वाइफ एंड रियलिटी एज वेल। और रिदास की गंभीरता भरी शक्ति देखकर घबराहट और तेजी से धड़कते दिल के साथ खामोशी खड़ी थी, और इसी घबराहट की वजह से उसकी नजर रिदास की आंखों में न देखकर उसके कंधों पर टेकी थी। उसके चेहरे के भाव बढ़कर रिदास पे असर से उसकी घबराहट और डर को समझ पा रहा था, और ये देखकर रिदास खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए एक पल को अपनी आंखें बंद करता है। और अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से सारी सीरियसनेस और गंभीरता के भाव गायब हो चुके थे, और अब उसकी आंखों में बस सामान्य भाव नजर आ रहे थे। और ये देखकर वे अब काफी हैरान थे कि इतनी आसानी से एक पल में रिदास अपने एक्सप्रेशन चेंज करने में माहिर था, और कितनी आसानी से एक पल में तो एक पल में शबनम बन जाता है। और वो अपने इन ख्यालों में से तब बाहर आती है जब रिदास की उंगलियां उस अपने चेहरे पर महसूस होती है। रिदास आरू के गाल को छूते हुए, आई एम डिड माइंड टू से केयर बट एट बट यू बट आई रियली मस्ट से, कि जब तुम मेरे सामने खासकर मेरे इम्पैक्ट की वजह से ऐसी डरी और सहमी सी होती हो तो ऐसे कि और भी ज्यादा मासूम लगती हो। दिल के मुस्कान के साथ जस्ट लाइक इनोसेंट किटन। इतना किया कर रिदास के चेहरे पर एक बार फिर से वही से रात वापस नजर आ रही जिसके अभी कुछ देर पहले आरू साक्षी थी। और ये देखकर आरू का मुंह वापस से फूल गया, और आरू रिदास के पास मुकर चिड़ कर पर टेबल के पास से नीचे टेबल के पास नीचे से उठा दिए और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगते हैं। लेकिन रिदास को अभी भी कहाँ इतनी आसानी से सुकून मिलने वाला था। रिदास आरू को टीच करते हुए, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। आरू समझे से रिदास की ओर देखने लगती है, मतलब गुस्सा और नाराजगी भी बरकरार रहेगा और वैलेंटाइन डे भी अधूरा नहीं रहा। ग्रेट। आरू अपने वो हिचकाते हुए, मतलब रिदास एटीट्यूड भरी मगर दिल का मुस्कान के साथ, मतलब बेवाइफी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब अब जिसका हस्बैंड इतना हॉट सेक्सी एंड हैंडसम हो तो बोला वह कैसे खुद पर और खुद की फीलिंग पर कंट्रोल कर सकता है। आरू को जानबूझकर टीच करते हुए, अब बहाने के साथ ही सही, लेकिन इतना रेडी होकर तुम यहाँ कोई गुस्सा उतारने थोड़ी आई थी, बल्कि तुम तो अपने लविंग हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन डे की प्रथा को पूरा करने आई थी, जो कि तुमने अच्छे से की भी। और देखा ना, अभी हम दोनों ने ही कुछ देर पहले किस तरह से तुम मेरे साथ खो गई थी, और तुम अपने हैंडसम हस्बैंड पर किस कदर प्यार उमड़ रहा था। तभी तो तुम मुझे इतना पेशनलिटी वो कैसे। आरू बुरी तरह झेंक और चिढ़कर चुप करे आप इरिटेट होकर, देखना आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। रिदास फैक्ट्री स्माइल के साथ, रियली मैं वहाँ की बात तो मैं वहाँ के रियली में वहाँ की सारी जगह तो ऑलरेडी तुम्हारे डैड और रिश्तेदारों ने रिजर्व करके रखी है वाइफ, तो मैं वहाँ कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ। नॉट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्वीट हार्ट, तो मैं बता दूं कि आई एम नॉट एक घर माई लाइक पर्सन, तो तुम्हारे घर वालों को ही मुबारक हो उनका नरक। आरू इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट पर और मसाला डालते हुए, और वैसे भी उनके घर से एक छोटी राक्षसी को तो मैं अपने घर ले ही आया हूँ, तो नाउ इट्स इनफ फॉर मी इन
मेरे पापों का ऑलमोस्ट प्रायश्चित हो गया है कवाफी। रिदास की बात सुनकर खयाने से आरू का मुंह खोला जाता है और वे उसे अपने गुस्से भरे नजरों से घूरने लगती है। रिदास अपनी शरारत बरकरार रखते हुए, माना तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम हो और हॉट है कि तुम उसे पूरे दिन यूं ही घूर कर सकती हो, लेकिन वाइफी यह मेरा ऑफिस है जहाँ तुम इतनी रोमांटिक होगी तो फिर काम खराब हो जाएगा डार्लिंग। आरो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर यू नो वोट पर अगले ही पल चिढ़कर अपना पर्स अपने सर पर मारते हुए, नहीं मैं ही पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है जो मैं यहाँ आ गई और आपसे बहस भी कर रही हो। रिदास से इम्प्रेसिव वाइफी, तुम तो 2 ही दिन में समझदारी भरी बातें करने लगी। आरो चिढ़कर जाने के लिए मुड़ते हुए, जस्ट गो टू हेल। रिदास स्वार्थी मुस्कान के साथ जाती हुई आरो को हमसे और लेकिन अपने ससुराल अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, मैं इसलिए कंपनी देने के लिए तुम्हें तो जरूर आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा ना साथ में। इसीलिए के साथ आरू केबिन से बाहर निकल जाती है और सिद्धांत के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान तैर जाती है। यूएस इधर यूएस में सबकी लाइफ चल रही थी। आयुष तो ज्यादातर अपने इंटर्नशिप और हॉस्टल में ही बिजी रहता था। दूसरी तरफ फिर सभी टॉम के साथ दोस्ती करने के बाद अक्सर वे उससे बातें करती रहती थी या फिर उसके साथ घूमने निकल जाया करती थी। हालांकि टॉम अभी भी अधिकतर रिज ही रहता था और बस पिरसा के हर सवाल और बात का जवाब अक्सर हाँ में ही देता था। उधर अनिकेत लाख कोशिश की नमिया को उसके दिल के बात जानने और समझने की, लेकिन नाकाम ही रहा क्योंकि नमिया भी दास से कम उलझी हुई नहीं थी। शाम का वक्त था। अनिकेत जैसे ही घर वापस आया के अंदर पहुंच गया, घर के दरवाजे पर ही नमिया से टकरा गया और एक टक ऊपर से नीचे तक नमिया को देखने लगा। स्मोकी मेकिंग के साथ ब्लैक वेस्टर्न शॉर्ट स्लीवलेस ड्रेस में वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। नमिया एटीट्यूड से, इफ यू आर डन स्ट्रिंग में देन रास्ता छोड़ो मेरा अनिकेत, एंड में आई नो कि इस वक्त तुम इन कपड़ों में कहाँ जा रही हो। नमिया, मेरे दोस्त का बर्थडे है, वहीं पर जा रही हूँ। और अब और कुछ, अब हटो मेरे सामने से। अनिकेत ना खुशी से नमिया को ऊपर से नीचे देखते हुए, इन कपड़ों में तुम बाहर जाओगे नमिया, क्यों, क्या खराबी है इनमें, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। अनिकेत, अंदर चलो, तुम इन कपड़ों में कहीं भी नहीं जाओगी। अगर तुम्हें जाना ही है तो फर्स्ट चेंज योर कलर देन यू गो। नहीं, मैं सख्त भाव से, एंड हु द हेल आर यू टू ऑर्डर मी, एंड आज तक जब मेरे भाई ने मेरे कपड़ों को लेकर मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की तो तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे ही रहूंगी, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इस वक्त एक तरफ जहाँ नमिया की आंखों में डेयरिंगनेस थी तो वहीं दूसरी ओर अनिकेत की आंखों में भी चैलेंजिंग लुक लिए हुए थी। मैं यूं अनिकेत ऊपर चैलेंजिंग लुक से घूरे जा रही थी। क्या आखिर अनिकेत के उसे कैसे रोकता है। कुछ पल बाद वह अनिकेत को नॉट यू डेयर का लुक देते हुए जैसे ही वहां से जाने को हुई, अनिकेत ने अचानक झटके से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा अंदर जाकर नमिया को सोफे पर सावधानी के साथ पटक देता है। अनिकेत, नाउ लिसन मी एंड लिसन मी टू मी केयरफुल, तुम क्या कहना चाह, तुम क्या करती थी क्या नहीं, आई डोंट केयर इवन। तुम अब भी कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी पहन सकती हो, कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती हो, लेकिन ऐसे कपड़ों में अब से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद है। मैं अनिकेत को घूर कर, हु द हेल आर यू टू ऑर्डर मी अनिकेत, योर डेस्टिनी, योर फ्यूचर एंड ऑफ कोर्स वुड बी हस्बैंड डार्लिंग। ने मैं तंजवरी मुस्कान के साथ तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, अपने दिमाग का इलाज कराओ क्योंकि आजकल तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही फिर ड्रीमिंग करने लगा है। अनिकेत कॉन्फिडेंस भरी स्माइल के साथ, दे ड्रीमिंग नहीं स्वीट हार्ट, ये हकीकत है। अभी तक मुझे डाउट था इस चीज को लेकर, नाउ आई एम श्योर कि यही सच है। मैं सोफे से खड़े होकर, और इस गलतफहमी की सिक्योरिटी तुम्हें किसने दी। अनिकेत मिस्टीरियस स्माइल के साथ, इस गलतफहमी की ऑफ कोर्स तुमने, क्योंकि जिस नमिया को मैं बचपन से जानता हूँ सारी दुनिया जानती है उस नमिया में और उस दिन जो मेरे सामने थी जिसने मुझे बिना किसी ऑब्जेक्शन के न सिर्फ खुद के करीब आने दिया बल्कि खुद को किस करने से रोका टोका था, नहीं उस नमिया में बहुत फर्क है। मैं गलत हूँ तो जवाब दो। इसका ना मैं अभी नहीं कैसे भावोगे और किस वजह से मैं तुम्हें जवाब देने के लिए पाबंद हूँ। अनिकेत मुस्कुराकर, तुम जवाब नहीं दे ही नहीं सकती क्योंकि यू नो देखिए मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। अन्ना में अनिकेत की बात सुनकर उसके करीब आती है, उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसके कान के पास अपने होठों को ले जाती है। मैं कहते थे गरीबी से अनिकेत का दिल उसके सीने में तेजी से उछाल मारने के लिए तेज रफ्तार से धड़कने लगता है और अनिकेत पर अपना इतना इफेक्ट देखकर नमिया के होठों पर प्राउड स्माइल आ जाती है। नमिया नो एक्शन इज मोर लाउडर देन वर्ड्स, और वैसे भी नमिया अग्निहोत्री कहने से ज्यादा करने में बिलीव रखती है। लगभग खुशवा से तो सो यू जस्ट एंड वेट एंड वॉच यू डार्लिंग। इतना कहकर नमिया अनिकेत का कॉलर छोड़ घमंड भरी मुस्कान के साथ अपने कमरे की ओर चली जाती है और उसके बुलाने के बाद अनिकेत गहरी सांस लेते हुए अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए नमिया की कहीं अनसुलझी बात को समझने की कोशिश करने लगता है। मुंबई कल जो कुछ भी आरू के दिमाग से बात निकल पाना मुश्किल हो रहा था। वो कॉलेज के पार्क में बैठ के यही सब सोच रही थी, क्या कि वो कैसे सब कुछ भूलकर इतनी आसानी से रितांश के सामने कमजोर पड़ गई और ये सब सोचकर
खुद पर गुस्सा कर रही थी कि तभी नैना वहां आ जाती है। नैना हाय कहा, क्या सोच रही कि इतनी गहराई से आरू का उदास चेहरा देखकर। ओह मतलब कल से तेरी सुई अभी तक वहीं की वहीं अटकी है। अब जो हो गया सो हो गया। आरू उसे बदला नहीं जा सकता तो क्यों खामखा सोच सोच के अपना दिल और खून दोनों जला रही है। और आरू मानती हूँ तेरा गुस्सा नाराजगी सब जाती है, क्योंकि जो कुछ भी सासू ने तेरे साथ किया वे भूलना आसान नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि तू आरू दूर से चाहती है और अक्सर गुस्से और प्यार के पलड़े में प्यार का ही पलटा भारी रहता है। नैना जब आरू की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाते हैं। नैना आरू मेरी जान तू क्यों सोच रही है इतना जस्ट रिलैक्स से भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उस भस्मासुर का सोच सोच के अपना दिल जलाई जा रही। आरू अपनी आंखों के कोने साफ करते हुए चल 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 क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। नैना लेकिन आरू खड़े होते हैं, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, अब चल जल्दी वरना क्लास में लेट जाने पर डांट पड़ेगी। नैना आरू को थोड़ा वक्त देते हुए आगे कोई बहस ना करते हुए हम 2 दिन बीत चुके थे और आरू का रूटीन रिदांस के बॉडीगार्ड के साथ शुरू होकर उन्हीं के साथ खत्म हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी क्लास के वक्त भी 2 बॉडीगार्ड क्लास में पीछे की तरफ ही खड़े रहते थे। अब रिदांस की पहुंच और पावर इतनी थी कोई उसे मना कर सकता था, लेकिन 2 दिन में आरू ने भी कोई रिएक्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि जितना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट वो शो करेगी डांस उतना ही उसे परेशान करेगा। क्लास लेने के बाद आरू नैना को लेकर बात वॉशरूम गई और बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाने के लिए नैना के दिमाग में एक खुराफात आई। उसने आरू को ये आइडिया दिया। कुछ देर बाद दोनों वॉशरूम की खिड़की से कूदकर कैंटीन के पीछे वाले रास्ते से चुपके से बाहर की तरफ गई। इस वक्त 2 गार्ड्समैन गेट पर और वो वॉशरूम के बाहर खड़े उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। आरू और नैना कॉलेज से गायब हो चुकी थी और कॉलेज से कुछ दूर जाकर दोनों ने चैन की सांस ली। नैना सांस लेते हुए यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे खेत से रिहा होकर भागे हम। कितने दिन से वो 4 भस्मासुर के मुस्टंडे हर वक्त लगातार बस हमारे सर पर ही सवार थे। आज कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन कम से कम हम सुकून से बिना किसी पाबंदी के गुजारेंगे। आरू का हाथ पकड़ते हुए चल अब सबसे पहले कुछ ढंग का खाते और फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। आरू मैंने तुझे बताया नहीं, मैंने कुछ कंपनी में अपना सीवी दिया था और उन्हीं में से एक कंपनी में 1 घंटे बाद मेरा इंटरव्यू है। नैना लेकिन आरू तुझे जो बोलने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना, हम मिलकर कुछ इंतजाम कर लेंगे। आरू नहीं नैना, मुझे खुद हमने मेरे लिए अपने बलबूते पर कुछ करना है। दोस्त ठीक है और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे और हमारे दोस्त के बीच कुछ तेरा मेरा नहीं, लेकिन नैना मैं अपने जिम्मे को मारकर इस एहसास के साथ नहीं रह सकती। मैं किसी पर बोझ बन रही हूँ ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नैना आरू की भावनाओं को समझते हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा सेटिंग होने की जरूरत नहीं है। चल अभी तक हमने थोड़ा टाइम है, जब तक कुछ खाने को चलते हैं। और आज की डेट मेरी तरफ से होगी और डोंट यू डे जो तूने इस मामले कोई भी आर्ग्यू की तो आरू मुस्कुराकर ओके डन। उसके बाद दोनों पास के कैफेटेरिया में जाती हैं। थोड़ा खाने पीने के बाद वे दोनों बाहर निकलती है और ऑटो लेकर आरू के इंटर वाली जगह पर निकलती है, जो यहाँ से कुछ दूरी पर थी। इंटर वाली बिल्डिंग में पहुंचकर नैना वेटिंग एरिया में आरू के लिए रुक जाती है। जब भी कुछ देर बाद आरू इंटरव्यू के लिए देने के लिए अंदर चली जाती है और केबिन का दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आने की परमिशन मांगती है और अंदर से परमिशन मिलने के बाद आरू अंदर बढ़ जाती है। केबिन में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा था और जिसके आधे से ज्यादा बाल लगभग सफेद और जिसके चेहरे पर कई झुर्रियां थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वे एक बड़ा ही फिट एंड डिफाइन लगने के साथ ही बहुत ही प्रोफेशनल भी नजर आ रहा था। केबिन ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वेल सेट होने के साथ ही साफ सुथरा था। आरू के अंदर आने के बाद व्यक्ति आरू का सीवी पढ़ते हुए उसे बैठने का इशारा करता है। आरू थोड़ा नर्वस होते हुए उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और उसके मन से ही प्रार्थना चल रही थी कि कैसे भी करके उसे ये जो मिल जाए। आरू केबिन में बैठी बस मन ही मन ये जो खुद को मिल जाने की दुआ कर रही थी और वे अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब उस ऑफिस के अधड़ मुड़ के इस बॉस ने उसका नाम पुकारा। बॉस आहना कपूर। आहना जी सर। अब तक उस आदमी ने आरू के चेहरे पर अपनी नजर नहीं डाली थी। आरू का सिर देखते हुए जब उसने उसका नाम पढ़ा और उसके चेहरे की ओर देखा तो गहराई से खुश होते हुए आरू का चेहरा देखने लगा, जिसे देख आरू भी थोड़ा असहज हो गई। बॉस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ। कुछ देर सोचने के बाद कहीं तुम रिदास अग्निहोत्री के साथ आई मीन आर यू मिसेज अग्निहोत्री। आहना झिझकते हो। जी सर। बॉस हैरानी भरी अतुत्सुक। ओ माय गॉड, आपने पहले क्यों नहीं बताया। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या लेगी, चाय कॉफी ठंडा। आरो असहजता भरे भाव से थैंक्स सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। बॉस अरे ऐसे कैसे, आज आप पहली बार हमारे ऑफिस में आई है, हम आपको यूं भेजकर मिस्टर अग्निहोत्री को शिकायत का मौका थोड़ा दे सकते हैं। आरो सर, यहाँ मैं सिर्फ आहना कपूर बनकर आई हूँ और बाकी लोगों की तरह जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है, तो इंटरव्यू शुरू करे। बॉस हंसते हो। आप भी अच्छा मजाक करती है मैम, आप चाहे तो आपने ऐसे 1000 ऑफिस खड़े कर ले। जानते हैं कि आपको ऐसी छोटी मोटी जगह काम करने की जरूरत है। आरो अपने गुस्से को छुपाते हुए पूरी गंभीरता से इसका गलत है, इसका मतलब मुझे इस ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी। बॉस अरे जॉब क्या, पूरा का पूरा ऑफिस है आपके, आप बस हुकूम तो कीजिए
कि हम क्या कर सकते हैं। और आपके लिए आरू अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए थैंक्स बट नो थैंक्स खड़े होते हुए, वैसे भी जहाँ किसी के टैलेंट और काम से ज्यादा किसी के नाम के पावर चलते, वहाँ मेरे लिए काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।